हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एकेडमी एजुकेशन क्लासेस। आज हम फिर से मॉडर्न इंडिया लेंगे सिद्धांत पाठक के द्वारा। इसमें हमने पिछले देखा था एपिसोड में या वीडियो में कि एस्टेब्लिश कैसे हुआ ब्रिटिश एम्पायर, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था 1600 से लेके 1740 तक कैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। एक साधारण ट्रेडिंग कंपनी कैसे एक राजनीतिक शक्ति बन गई, एक पॉलिटिकल पावर बन गई, किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद ली, डायरेक्शन लिया और यहाँ के ऑफिशियल्स ने उसको एग्जीक्यूट किया। अब आज हम देखेंगे उसके आगे का, यानी कि करीब 1740-1750 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ने कैसे भारत पर अपना वर्चस्व हासिल किया, हेजीमनी और डोमिनेंस बनाया। आज हम देखेंगे बंगाल कि कैसे बंगाल में उन्होंने वहाँ के नवाबों को हराया और बंगाल को अपने कब्जे में लिया। बंगाल का एक बैकग्राउंड बता देते हैं। मुग़ल रूल के समय पर बंगाल एक सूबा हुआ करती थी, यानी कि एक प्रोविंस हुआ करती थी और उसमें गवर्नर्स को चुना जाता था। ध्यान रखें, मुर्शिद कुली खां तक गवर्नर चुने जाने का काम मुग़ल एम्परर का था। मुग़ल सम्राट बंगाल के गवर्नर को चुनते थे, लेकिन 1717 से 1727 तक जब मुर्शिद कुली खां आए तो मुर्शिद कुली खां ने थोड़ा सिस्टम चेंज किया। उन्होंने वहाँ अपनी ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता बनाई और एक तरह से मुग़ल जब कमज़ोर हुए तो मुर्शिद कुली खां की पावर बंगाल के अंदर बढ़ गई। अब बंगाल के गवर्नर डिसाइड करता था कि अगला गवर्नर कौन होगा, ना कि मुग़ल एम्परर। यहाँ उसके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां आए 1727 से 1739। फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खां के बेटे सरफराज खां, जो सिर्फ 1 साल तक रहे। क्योंकि मिलिट्री जनरल अलीवर्दी खान ने उन्हें हटा दिया था। क्यों हटाया था? क्योंकि वे कमज़ोर थे और अलीवर्दी खां को सपोर्ट मिला था वहाँ के मर्चेंट्स और वहाँ के बैंकर्स और मर्चेंट्स जिसका सपोर्ट करते थे वही आगे बढ़ता था। अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को नवाब बनाया 1756 में। तो ये था बंगाल का बैकग्राउंड। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो बंगाल में उन्होंने अपना कब्जा करने से पहले वहाँ एक सेंटर बनाया था जो कलकत्ता के अराउंड था। ऐसे करके वहाँ पे उनके 3 सेंटर थे भारत में 3 सेंटर थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जाता था नेवी से, क्योंकि ये सारे समुद्र के पास हैं। आप ध्यान दीजिए, सबके पास समुद्र है, तो वहाँ नेवी होती थी। नेवी इनको प्रोटेक्ट करती थी और जब नेवी प्रोटेक्ट करती थी तो बाहरी जो ताकतें हैं जैसे पुर्तगाली हुए या डच हुए जो हॉलैंड के हैं, तो इनसे प्रोटेक्ट करना इनका काम था। और ये सेंटर्स ट्रेड के लिए बने हुए थे। कुछ अगर भारतीय शक्तियाँ भी इनकी ट्रेड को प्रॉब्लम पहुँचाती थी तो ये उनसे भी लड़ाई किया करते थे और ऐसे लड़ते लड़ते ये अपने राजनीतिक अधिकार पाते गए यहाँ पे ट्रेडिंग अधिकार के साथ में। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो आर्म्ड ट्रेड है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो आर्म्ड ट्रेड है वही कंपनी को पॉलिटिकल पावर बनाएगी। इसमें हम आते हैं कि फ्रेंच जो हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, वे भी ट्रेड करने आ चुके हैं और वो भी बंगाल में हैं। बंगाल में चंद्रनगर एक शहर है जहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया है और वो उनका सेंटर है। अब यहाँ बंगाल में कंपटीशन चलता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, लेकिन जब नवाब स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे बंगाल के, जैसे मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, तब यहाँ बराबर कंपटीशन चलता था और अगर कोई कंपनी गलत काम करती है, लड़ाई करने की कोशिश करती है, तो नवाब उन्हें रोक लेता था। लेकिन जैसे ही नवाब कमज़ोर हुए तो जो नवाब में कॉन्फिडेंस है कंपनी का वो कम होता गया और इंग्लिश को अब लगा कि सत्ता अपने हाथ में ही लेनी पड़ेगी अगर फ्रांसीसियों को हराना है या फ्रांस को यहाँ से भगाना है। तो ब्रिटिश का जो भरोसा था नवाब में वो कम होता गया और ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब हम अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से नवाब को भी हरा देंगे। उसके बाद 1756 आते आते कंपनी को एक वार्निंग मिली। क्यों वार्निंग मिली सिराज से कंपनी को? कंपनी मिसयूज़ कर रही थी पासेस का। जो दस्तक मिली थी कंपनी को वो पासेस का मिसयूज़ कर रही थी कंपनी ने एक और गलत काम किया। ये काम किया कि जो कृष्ण वल्लभ थे, जो एक रीबेल थे, उनको उन्होंने
एक शरण दे दी। शरण, अब विद्रोही को शरण देंगे तो नवाब तो आपके खिलाफ हो ही जाएगा। और इससे क्या हुआ कि नवाब ने वहाँ पे उनका जो एरिया था कासिम बाज़ार में फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की, उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने भी अपनी जो वहाँ पे फोर्ट्स थे, जो किले थे, उनको फोर्टिफाई करना चालू कर दिया। तो नवाब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि एक ट्रेडिंग कंपनी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि 1717 या 18 से ही ये स्थिति बन रही थी कि कंपनी और नवाब के बीच भिड़ंत होनी तय है। लेकिन उस समय नवाब ज़रा मजबूत हुआ करते थे, सिराज उतने मजबूत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों और बैंकर यानी कि साहूकारों की सहायता नहीं मिली, उनका पक्ष नहीं मिला। सिराज ने क्या किया, 20 जून 1756 को उन्होंने कलकत्ता पे अटैक किया और फोर्ट विलियम इनका किला है अंग्रेज़ों का बंगाल में, वहाँ पे उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। ये क्राइसिस हुआ। क्राइसिस के कारण रॉबर्ट क्लाइव आए। रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में थे, डुप्लिक्स से लड़ रहे थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की। ये जो आपको इंग्लिश में दिया है पिछले वाले स्लाइड में, ये दिया है कू डीटा, इसको ये बोला जाता है कू डीटा यानी कि तख्ता पलट। इसको, ये फ्रेंच वर्ड है कू डीटा, तख्ता पलट कहते हैं। तख्ता पलट किसने डिसाइड किया? क्लाइव ने ये समझ लिया कि अगर नवाब को नहीं हटाया गया तो फ्रांस हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इसलिए पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले लीजिए और नवाब के शासन को हटा दीजिए। मुग़ल आर्मी तो वैसे ही कमज़ोर है, तो नवाब ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस सिस्टम में जो लूप होल्स थे, जो गड्ढे थे, उनको ढूंढना शुरू किया और इनमें पता चला कि जो मीर जाफ़र है, जो मिलिट्री कमांडर है सिराजुद्दौला का, वो उसके ख़िलाफ़ है। साथ में जगत सेठ भी उनके ख़िलाफ़ हैं और बहुत सारे लोग हैं जैसे जानकी राजा राम, राय दुर्लभ, राजा राम नारायण और राजा मानिकचंद। ये सब मर्चेंट्स और बैंकर्स हैं जो सिराज के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सिराज थोड़े से गुस्सैल और अपनी चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको कहते हैं प्लासी कॉन्स्पिरेसी। इन सबको रिश्वत दी गई, कंपनी ने बहुत पैसा दिया इनको और बहुत से लाभ होने की बातें बताई। इन सब ने कंपनी का सपोर्ट किया क्योंकि वे नवाब को पसंद नहीं करते थे। एक तरह की लड़ाई सिर्फ नाम की थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और इसमें सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि मीर जाफ़र इस पर कभी लड़े ही नहीं, उन्होंने अपनी आर्मी कभी इसमें यूज़ होने ही नहीं दी। 1757 का युद्ध टर्निंग पॉइंट है इंडिया की हिस्ट्री में। यहाँ पर अब सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही है, कंपनी के पास पूरा बंगाल आ गया। 1757 के बाद जब आगे जाके 1764-65 तक कंपनी लड़ेगी, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ेगी, फ्रांस से लड़ेंगी या कर्नाटक से लड़ेंगी, उसमें सब में कंपनी के पास बंगाल है, बंगाल के रिसोर्सेज हैं, बंगाल के रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा। कंपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल है 1757 के बाद भारत में, मुग़लों से भी ज़्यादा ताकतवर है। बंगाल जब नहीं था तब उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन बंगाल के अपने कंट्रोल में आते ही कंपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है भारत में। सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतारा गया और नया नवाब बनाया, पोपट नवाब था, इसको मीर जाफ़र का नाम दिया गया। मीर जाफ़र बंगाल के नए नवाब बने जो सिर्फ नाम के थे। पूरी पावर्स किसके पास थी? कंपनी के पास। कंपनी को बहुत पैसा मिला, इंग्लिश आर्मी को 275,000 पाउंड मिले, कंपनी को 222.5 मिलियन रुपीज़ मिले और क्लाइव को क्या मिला? और क्लाइव को 34,567 पाउंड की जागीर उनको मिली। तो ये सब चीज़ें, कंपनी को फ़ायदा, आर्मी को फ़ायदा और क्लाइव को फ़ायदा। ये सारी जो न्यूज़ है ये पहुंची लंदन, तो उनको भी फ़ायदा चाहिए था इससे। तो इसी के बाद, ये प्लासी की विक्ट्री के बाद ही ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया एक्ट उसी के बाद आएंगे, जब गवर्नमेंट चाहेगा कि कंपनी का जो फ़ायदा है वो इंग्लैंड के गवर्नमेंट को भी पहुँचे। इस मनी, ये जो पैसा आ रहा है, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि इंग्लैंड से जो पैसा लाती थी कंपनी बुलियन के फॉर्म में, वो आना बंद हो गया। उल्टा कंपनी अपने प्रॉफिट में से चाइना की जो ट्रेड है उसको फाइनेंस करती थी, उसको पैसा देती थी, जिससे चाइना की ट्रेड भी चलती रहे। कंपनी का वर्चस्व पूरा हासिल हो चुका था बंगाल वाले एरिया में। उसके बाद एक नए नवाब बने 1760 में, जिनका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने भी दस्तकों की रोक लगा दी और जब अंग्रेज नहीं माने तो उन्होंने दस्तकों को सबको बांट दिया कि इंडियन मर्चेंट्स भी फ्री दस्तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनमें झड़प हुई और मीर कासिम को साथ मिला अवध के शुजा-उद-दौला का और शाह आलम द्वितीय का, जो वहाँ इलाहाबाद में ही थे, क्योंकि राजगद्दी पे तो
वहाँ वो थे नहीं, भाग आए थे। वहाँ मराठाओं में और अब्दाली के वंशजों में लड़ाई चल रही थी, तो ये बागी थे उस समय। इन लोगों ने इनका साथ दिया। 1764 में बिहार में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज़ों की जो ताकत थी वो ज़्यादा हो गई और अंग्रेज़ प्रॉपर बैटल में, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र नहीं था, सीधा बैटल हुआ जिसमें कासिम हारे, कोई मरा नहीं, लेकिन सबको माफ़ कर दिया गया बाद में। लेकिन जीत किसकी हुई? कंपनी की। कंपनी ने ट्रीटी साइन करी 1765 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन करी, जिससे कि उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निज़ामत राइट्स मिल गए। इसका ये मतलब है कि कंपनी ने वहाँ की रेवेन्यू, मतलब कि जो राजस्व है, जो पैसा मिलेगा लोगों से टैक्स से, उस पर अपना अधिकार हासिल कर लिया और जितनी भी जिम्मेदारी थी वो नवाब, बंगाल के नवाब पे या नायब नाजिम पे पटक दी। यानी कि पैसा पूरा कंपनी के पास और जिम्मेदारी सिर्फ नवाब की। तो ये इसको कहते हैं डुअल सिस्टम, जो 1765 में आया, जो क्लाइव ने फाउंड किया। डुअल सिस्टम, दोहरा शासन, कि शासन ना किसके नाम पे होगा? नवाब के नाम पे, लेकिन पावर सारी किसके पास होगी? पैसा किसके पास होगा? कंपनी के पास। ये बात हुई थी हमारी बंगाल की, कि बंगाल पे किस तरीके से कब्जा किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कंपनी षड्यंत्रों के मदद से, बंगाल के रिसोर्सेज की मदद से, अपनी नेवी की मदद से, कूटनीति की मदद से, पॉलिटिकल गेम खेलते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ बंगाल पे पूरा कब्जा हो चुका है। बंगाल के कब्जे के बाद हम आगे बढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, जिसमें और एरियाज़ को हम कवर करेंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें नीचे, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।